जब किसी को कैंसर का पता चलता है तो चेहरे पर डर और मन में ढेरों सवाल पैदा होते हैं। ऐसे में सही समय पर सही इलाज बहुत ज़रूरी है। कैंसर के इलाज में सर्जरी यानी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो न सिर्फ शरीर से ट्यूमर को हटाता है बल्कि ज़िंदगी को एक नई शुरुआत भी देता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे कैंसर सर्जरी के नए आयाम पर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि कैंसर से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं और इसका इलाज किस तरह किया जाता है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। दर्शकों, बातचीत शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 014127040980, 0141270499। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब भी कैंसर का जिक्र आता है तो लोग कैंसर का डर आ जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। तो कैंसर क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसका इलाज किस तरह किया जाता है? तो ये जो कैंसर है ये कोशिका विभाजन से संबंधित बीमारी है। इसमें कोशिका विभाजन जो होता है वो बहुत ही अनियंत्रित तरीके से होता है। जहाँ हमारे शरीर को एक या दो कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर में कई अरब कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं। फिर धीरे धीरे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शरीर में फैल जाती हैं, तो हम कहते हैं कि कैंसर शरीर में फैल गया। इस तरह से ये कैंसर पैदा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है। और डीएनए में म्यूटेशन के कई कारण होते हैं। कुछ बाहरी कारण होते हैं, कुछ आंतरिक कारण होते हैं, जिनमें शराब, तंबाकू, कीटनाशक पदार्थ, पॉल्यूशन, प्लास्टिक्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। सर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्या होती है और जो सामान्य सर्जरी है उससे किस तरह अलग होती है? जो जैसे कैंसर की हम बात करें तो कैंसर का जो इलाज होता है वो कई तरह का होता है। एक होता है सर्जरी से, मतलब ऑपरेशन से कैंसर को निकालना। दूसरा होता है रेडिएशन से कैंसर को जला देना। तीसरा कीमोथेरेपी। इसके अलावा और कई सारी थेरेपीज़ होती हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी इत्यादि। तो इसमें जब अपन ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन से कैंसर की गांठ को निकाल देते हैं, उसको हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इस ब्रांच को सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये जो जनरल सर्जरी है उससे थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि जो कैंसर के जो सर्जरी होती है उसमें मेन ट्यूमर को हम एक मार्जिन के साथ निकालते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि आंकड़े का पेड़ है, उसको ऐसे निकाल देंगे तो फिर वो जड़ से वापस हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा दूर से खड्डा खोदते हैं और जड़ सहित उसको निकालते हैं, आंकड़े के पेड़ को। उसी तरह जो कैंसर की गांठ है उसमें जहाँ कैंसर होता है उसके थोड़ा सा दूर से मार्जिन लेकर हम उसको निकालते हैं, ताकि कुछ कोशिकाएं इधर उधर हों तो वो भी साथ में आ जाएं और उससे वापस कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा हम साथ में जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स को भी निकालते हैं। और ये सब सर्जरी इस तरह से करते हैं कि डिस्ट्रक्शन मिनिमम हो। जो ऑपरेशन के बाद में पेशेंट का जो नॉर्मल कार्य प्रणाली है वो बनी रहे, इसलिए थोड़ी सी अलग है। सर, आपने सर्जरी के बारे में बताया, रेडिएशन के बारे में बताया और कीमोथेरेपी के बारे में बताया। तो ये निर्णय किस तरह लिया जाता है कि इस वाले केस में सर्जरी की जाएगी या इस वाले केस में कीमोथेरेपी से पेशेंट को ठीक किया जाएगा? देखिए, कैंसर को अगर मोटे तौर पे अपन विभाजित करें तो दो तरह से हम वर्गीकरण करते हैं। एक सॉलिड ट्यूमर्स और दूसरा ब्लड कैंसर्स। तो जो ब्लड कैंसर होते हैं उनमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है, उसमें केवल कीमोथेरेपी देते हैं। जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उनमें फिर हम फर्दर टेस्ट कराते हैं और स्टेजिंग करते हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज में है कैंसर, जैसे कि 1, 2 या 3 स्टेज में है, तो हम ऑपरेशन करके उस कैंसर को पूरा निकाल पाते हैं। तो जो विभिन्न टेस्ट कराते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि क्या हम कैंसर को ऑपरेशन करके पूरा निकाल पाएंगे। यदि हाँ, हम पूरा निकाल सकते हैं तो फिर सर्जरी बेटर रहती है। तो फिर हम सर्जरी को चूज़ करते हैं, फिर हम ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कैंसर थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है, तो फिर हम ऑपरेशन से पहले ही कीमोथेरेपी दे देते हैं, उसको थोड़ा छोटा करते हैं और फिर हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो वो सब पेशेंट से बात करके, उसकी सारी रिपोर्ट्स को देखकर, कौन सी वैरायटी का कैंसर है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये निर्णय लिया जाता है। यानी शुरुआती स्टेज में अगर हम सर्जरी करते हैं तो ये बेहतर विकल्प माना जाता है, इससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम शुरुआती
स्टेज 1 या 2 में अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो 80% 90% चांस होते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर, कौन कौन से कैंसर के इलाज में सबसे ज़्यादा सर्जरी को ही बेहतर विकल्प माना जाता है? जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं या लंग कैंसर की हम बात करते हैं, तो क्या उनमें सर्जरी किस तरह की जाती है? जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो स्टेज 1 या 2 में अगर हम सर्जरी करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद में 5 ईयर सर्वाइवल लगभग 90% है। और लेकिन भारत में स्पेशली राजस्थान में एजुकेशन कम है, तो ये देखा गया है कि स्टेज 1 या 2 में पेशेंट आते ही नहीं है हमारे पास। 50% से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं, स्टेज 3 या 4 में। तब फिर सारी ही मॉडलिटी हमको काम में लेनी पड़ती है, सर्जरी भी करते हैं, कीमो भी देते हैं, रेडिएशन भी देते हैं। अगर इनिशियली पेशेंट आ जाए तो फिर बड़े आराम से उसका इलाज हो जाएगा। यानी उस पूरे ट्यूमर को जो भी है उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। पूरे ट्यूमर को हम निकाल देंगे और कैंसर फ्री हो जाएगा पेशेंट। सर, जब ऑपरेशन होता है, मान लीजिए सर्जरी हुई किसी की फर्स्ट या सेकंड स्टेज में, तो मरीज उसकी दिनचर्या उसी तरह से रहती है या कोई बदलाव होता है? बिल्कुल, यदि इनिशियल स्टेज में सर्जरी हो जाए तो दिनचर्या लगभग सेम रहती है। ऑपरेशन जब हम करते हैं, जैसे कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का मैम ने बात की, तो उसमें हमारे 3 एम होते हैं। जो पहला एम है वो ये है कि रेडिकल सर्जरी, मतलब ऑपरेशन से कैंसर पूरा का पूरा बाहर निकल जाए, ये हमारा फर्स्ट एम रहता है। सेकेंड एम हमारा ये रहता है कि मिनिमम डैमेज टू नॉर्मल ऑर्गन्स, मतलब ऑपरेशन के बाद कैंसर के मरीज़ का जो नियमित दिनचर्या है वो नॉर्मल रहे, उसको दर्द कम से कम हो। और जैसे कि मान लीजिए मुंह का कैंसर है तो उसका ऑपरेशन करेंगे तो उसका खाना पीना और बोलना नॉर्मल रहे। अगर मान लीजिए पेट का कैंसर है तो हम कोशिश करेंगे कि कैंसर का ऑपरेशन करने के बाद उसका पाचन तंत्र बिल्कुल नॉर्मल रहे। इसी तरह जो सेकंड है वो ये एम है, और जो थर्ड एम है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऑपरेशन के बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ऑपरेशन से पहले की तरह नॉर्मल रहे, ऐसा हम पूरी कोशिश करते हैं। दर्शकों, आपका डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर, सर्जरी में आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम कैंसर के इलाज की बात करते हैं तो रोबोटिक सर्जरी हुई या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जा रही है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये ट्रेडिशनल सर्जरी से किस तरह अलग है? ट्रेडिशनल सर्जरी जो है उसमें हम ऐसे चीरा लगाते थे, पेट में बड़ा चीरा लगता था और फिर अंदर से ट्यूमर को या जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं उस तरह से उसको निकालते थे। अब जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे होल करते हैं, एक में से दूरबीन जाती है और कुछ वर्किंग पोर्ट्स बनाते हैं, फिर हम उसको ऑपरेशन करके ट्यूमर को बाहर निकाल देते हैं। रोबोटिक सर्जरी जो है उसमें एक रोबोट होता है, रोबोट ऑपरेशन करता है, लेकिन उस रोबोट को कमांड जो है वो सर्जन्स ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोबोट पूरी तरह से ऑटोनोमस है, ऐसा नहीं होता है। उसको हम लोग कमांड देते हैं तब रोबोट सर्जरी करता है, लेकिन उसके कुछ और फायदे होते हैं कि जो हम रूटीनली नहीं कर सकते, या जैसे बहुत गहराई में कभी ऑपरेशन करना है तो ओपन सर्जरी में बहुत दिक्कत आती है, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी फ़ायदा होता है और रोबोटिक सर्जरी से जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सर, कैंसर का जब पता लगता है तो जब ऑपरेशन की बात आती है तो उससे पहले कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं मरीज़ की? कैंसर से सबसे पहले तो हम बायोप्सी करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि ये कैंसर है और ये कौन सी वैरायटी का है। और उसके बाद हम कुछ स्कैन्स करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन। इन स्कैन से हमको कैंसर के फैलाव का पता चलता है कि हमारे शरीर में वो कैंसर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। फैलाव के हिसाब से हम कैंसर को स्टेज करते हैं कि ये कौन सी स्टेज का है, और इस हिसाब से हम सर्जरी डिज़ाइन करते हैं। अगर कैंसर यहाँ पे है और यहाँ पे भी फैला हुआ है तो उन पूरे हिस्से को निकालेंगे। अगर कैंसर मान लीजिए एक ही जगह पे है तो केवल उसी हिस्से को निकालेंगे। तो इस तरह से वो सब स्कैन और बायोप्सी ये इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन से पहले। सर, हम देखते हैं कि अक्सर जो मरीज़ है वो ऑपरेशन के नाम से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे और आप अपने पेशेंट को किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाते हैं? ईशा जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये बिल्कुल सही बात है कि मरीज़ जो हैं ऑपरेशन से डर जाते हैं और कुछ तो बायोप्सी से ही डर जाते हैं, बायोप्सी के लिए ही मना कर देते हैं। तो बायोप्सी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उससे हमें कैंसर का पता चलता है, कैंसर की वैरायटी का पता चलता है और हमें मदद मिलती है उसके उपचार में। और अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेज का कैंसर है तो ऑपरेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो ऑपरेशन से घबराना नहीं चाहिए,
एक हमने सुना होगा कि डर के आगे जीत है, ये हम बार बार सुनते रहते हैं जी। तो डर को पीछे छोड़कर जब हम आगे जाएंगे तभी हम कैंसर से जीत पाएंगे। और हम लोग जो हैं और पूरा हमारा हॉस्पिटल और सब लोग, सारे चिकित्सकगण, हम सब आपकी मदद के लिए ही हैं। तो आप जब चाहें हमारे पास आ सकते हैं, हमसे काउंसलिंग कर सकते हैं, हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो सारे सवालों के हम उत्तर देंगे। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके मन का जो भय है वो निकल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डरते डरते ऑपरेशन करवाएंगे तो ऑपरेशन के अलावा उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। सही समय पर खाना पीना शुरू हो, सही समय पर सांस की एक्सरसाइज शुरू हो, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप भी हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, कि दोनों से मिल के जो टीम बनेगी वो कैंसर को हरा पाएगी। सर, हम अक्सर सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि जब कैंसर को छेड़ना नहीं चाहिए, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये एक भ्रम है। जो कैंसर का जो फैलाव का या जो गति है, स्पीड है, वो कोशिका विभाजन की स्पीड पर डिपेंड करती है। तो कोशिकाएं किस गति से विभाजित हो रही हैं हमारे शरीर में, वो कैंसर की स्पीड को बताएगा। तो जो अगर हम उसमें से कुछ कोशिकाएं निकाल लेंगे बायोप्सी के माध्यम से या एफएनएसी के माध्यम से, उससे उन कोशिकाओं के विभाजन की गति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम उसको बायोप्सी करते हैं, उससे कैंसर की स्पीड बढ़ती नहीं है कभी भी। तो ये मिथक है। और ये एक मिथक है। हाँ। बस कुछ कैंसर्स होते हैं जिनके चारों तरफ कैप्सूल होता है, जैसे कि ओवरी का कैंसर या गॉल ब्लैडर का कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर, उनमें हमें ऑपरेशन से पहले बायोप्सी नहीं करनी चाहिए स्टेज 1 में। अगर वो फैल गया तो फिर बायोप्सी करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन स्टेज 1 में हम गॉल ब्लैडर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ओवरियन कैंसर, इनका बिना बायोप्सी के भी सर्जरी कर सकते हैं। सर, ऐसे कौन से टेस्ट हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे हर साल में 1-2 बार ये वाले टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, ताकि जो प्रिवेंशन है हम उसके साथ साथ चल सकें? तो इस चीज़ को हम कहते हैं कैंसर स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो है वो हाई रिस्क पेशेंट में करते हैं हम लोग। तो 40 की उम्र के बाद में लगभग सभी को स्क्रीनिंग करानी चाहिए। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए उनको। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हर साल पेप स्मीयर करवाना चाहिए और मैमोग्राफी या ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करवानी चाहिए। इसके अलावा हर महीने वो शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर सकती है महिलाएं। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के लिए सीरम PSA करवाना चाहिए। मुंह का कैंसर अपने देश में बहुत ही कॉमन है, तो सभी पुरुषों को शीशे के सामने खड़ा रहकर अपने मुंह को देखना चाहिए कि अंदर कोई ऐसा छाला डेवलप हो रहा हो तो तुरंत विशेषज्ञ से मिलें। इसके अलावा अपने को ब्लड टेस्ट और पेट की सोनोग्राफी ये करवानी चाहिए हर साल। जो लोग सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, उनको चेस्ट एक्सरे भी करवाना चाहिए साल में एक बार एटलीस्ट। अच्छा। विदेशों में तो लो डोज CT स्कैन करते हैं वो लोग जो सिगरेट पीते हैं उनका। ये क्या होता है सर? ये चेस्ट का CT स्कैन होता है, उसमें लंग्स क्लियरली दिख जाते हैं, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में कई बार वो छोटे छोटे जो लीजन्स होते हैं वो छुपे रहते हैं। तो CT स्कैन में वो क्लियरली दिख जाते हैं। बेटर तो ये रहेगा कि आप सिगरेट छोड़ दें जी, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट सर्वेलेंस तो करवाइए। तो वो ज़रूरी है। तो यानी 40 के बाद साल में एक आध बार इस तरह की कैंसर स्क्रीनिंग जिसे हम कहते हैं वो ज़रूर करानी चाहिए। तो सर, इससे सारे कैंसर का पता लग जाता है? जो मेन कैंसर हैं उनका पता चलता है। सारे तो बहुत सारे होते हैं, उनका तो बहुत ही, जो रेयर कैंसर है उनका पता लगाने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। जो मेन है उनका पता चल जाता है। ऐसे ही 5 साल में एक बार हम कोलोनोस्कोपी करवाते हैं ताकि कोलोनिक कैंसर का पहले पता लगाया जा सके। सर, आपने बताया कि हमारे देश में जो मुंह का कैंसर है वो काफ़ी कॉमन है, तो इसके अलावा और कौन कौन से कैंसर हैं जिसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बीते 5 सालों में? तो पुरुषों में अगर हम बात करें तो मुंह का कैंसर ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि गुटखा खाने की जो प्रथा है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे देश में। इसके अलावा लंग कैंसर कॉमन है, क्योंकि सिगरेट बीड़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग बाग। और आजकल तो महिलाओं में अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा हैं। फिर तीसरा नंबर आता है ओवेरियन कैंसर का, कोलोनिक कैंसर का और एंडोमेट्रियल कैंसर का। सर, किसी को कैंसर है और उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो कितने समय में रिकवर होता है? पेशेंट की रिकवरी डिपेंड करती है कि हमने कौन सा ऑपरेशन किया है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो कई बार अगले दिन ही छुट्टी कर देते हैं,
और पेट का अगर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो जब खाना पीना शुरू होता है तभी हम छुट्टी करते हैं मरीज़ की। तो ऑपरेशन कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। ऑपरेशन में अगर आंतों को जोड़ते हैं तो उसमें रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर सरफेस सर्जरी है, जैसे कि ऊपर का ही ऑपरेशन है, तो जल्दी रिकवरी हो जाती है। सर, जब हम बात करते हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर की, तो इनके इलाज में, इनकी सर्जरी में कोई खास ध्यान रखना पड़ता है? महिलाओं में कुछ चीज़ों का ऐसे ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा वो लेबाइल होती हैं जी, तो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आजकल तो जो है नए नए चीज़ें इतनी सारी आ रही हैं, नई नई दवाइयाँ आ गई, नए नए प्रोसीजर्स आ गए हैं, तो उनको इन्वॉल्व करके हम इस तरह से ऑपरेशन करते हैं कि उनका जो सुंदरता है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। तो आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर रहे हैं हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। हमारा जो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे ऑप्शंस अब हैं जो कि आज के 10 साल 15 साल पहले नहीं थे जी। तो इन सब को समावेशित करके हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं महिलाओं को। सर, जब भी कैंसर की बात आती है तो लोग अक्सर डर जाते हैं और उनके मन में एक डर बना ही रहता है, जब भी, चाहे वो छोटा कैंसर हो या बड़ा कैंसर हो। तो सर, मेडिकल एडवांसमेंट्स की आपने बात की, बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या नए नए तरह के इलाज आ रहे हैं जिससे लोगों को लगे कि भाई अब कैंसर जो है लाइलाज नहीं रह गया है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ साल पहले तक तो ये था कि बस कैंसर हो गया, कुछ ऑपरेशन कर दो तो ठीक है, कीमोथेरेपी लगा दो, बस फिर घर भेज देते थे। अब जो नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इनके धीरे धीरे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। टारगेटेड थेरेपी में तो एक पर्टिकुलर दवाई एक पर्टिकुलर कैंसर के लिए ही होती है, लेकिन उस दवाई से वो कैंसर काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। जैसे कि CML के लिए इमाटिनिब, निलोटिनिब वगैरह दवाइयाँ आई हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर वैक्सीन्स भी आई हैं। तो वैक्सीन्स दो तरह की होती हैं, एक प्रिवेंटिव वैक्सीन और एक थेरेपेटिक वैक्सीन। प्रिवेंटिव वैक्सीन बीमारी होने से पहले दी जाती है ताकि वो बीमारी ना हो। थेरेपेटिक वैक्सीन बीमारी होने के बाद में दी जाती है ताकि बीमारी ठीक हो जाए। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो HPV वैक्सीन आई है वो एक प्रिवेंटिव वैक्सीन है, जो कि नॉर्मल महिलाओं में दी जाएगी ताकि उनके आगे जाके सर्वाइकल कैंसर नहीं हो। लेकिन आजकल थेरेपेटिक वैक्सीन पे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है और ऐसी आशा करते हैं हम कि पिछले कुछ ही सालों में थेरेपेटिक वैक्सीन्स भी आ जाएंगी और जब वो आ जाएंगी तो कैंसर का इलाज बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन सर, आज भी लोग वैक्सीन जो है वो नहीं लगवा पा रहे हैं, या वैक्सीन को लेकर भी उनमें डर रहता है कि हम तो नहीं लगवाएंगे, इस तरह से कुछ वो कुछ मिथक हैं और सच्चाई बहुत ही कम है। और जो वैक्सीन्स आती हैं वो जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो काफ़ी महंगी होती है, इसलिए ये भी एक कारण है कि लोग बाग वैक्सीन्स नहीं लगवाते हैं। लेकिन अब जो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन बनी है, HPV वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, वो इंडिया में ही बन रही है, काफ़ी सस्ती है, तो उसको हम लोग सब अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे अस्पताल में भी वो रियायती दर में वैक्सीन लग रही है, तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपकी वो वैक्सीन लग जाएगी कम दरों में। सर, वैक्सीन से पहले कोई जांच करवाई जाती है? आमतौर पर नहीं कराई जाती, आमतौर पर नहीं कराई वो जाती। सबकी लगा देते हैं। सर, कैंसर का जो मरीज है वो मन से ज़्यादा टूट जाता है। हम देखते हैं कि शरीर वाला तो है ही, फिजिकल पेन तो है ही, मेंटल पेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इलाज के दौरान क्या उन्हें कोई साइकोलॉजिस्ट से मदद दी जाती है, काउंसलिंग कराई जाती है? अगर कोई एक ऐसा केस हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ईशा जी, बहुत अच्छी बात आपने करी। तो हमारे अस्पताल में एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, साइको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो उनका काम यही है कि वो अस्पताल में राउंड लेते हैं वो लोग और एक एक मरीज़ से बात करते हैं। उनको लगता है कि इस मरीज़ में थोड़ा सा डिप्रेशन शुरू हो गया है तो उसकी अलग तरीके से काउंसलिंग करते हैं और उसी तरह से काउंसलिंग के माध्यम से वो डिप्रेशन से बाहर लाने में मरीज़ की मदद करते हैं। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही कैंसर का पता चलता है एकदम से डिप्रेशन आता है, मरीज़ में डिप्रेशन आता है, मरीज़ के घर वालों में भी डिप्रेशन आता है, पूरा परिवार अवसाद में चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। तो बीमारी से, कैंसर से लड़कर ही जीता जा सकता है। उस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं और दूरदर्शन भी आपके साथ है। इस दौरान हमें अपना मन भी मजबूत रखना पड़ेगा। सर, कैंसर सर्जरी कितनी महंगी होती है, इसमें कितना खर्चा होता है मरीज का?
कैंसर सर्जरी एज सच देखा जाए तो ऐसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि भामाशाह योजना, अब तो माँ योजना है, आयुष्मान योजना है, इनके द्वारा हमारे अस्पताल में भी और कई SMS हॉस्पिटल में भी और कई जयपुर के अस्पतालों में निःशुल्क हो रही है सर्जरी। कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जो महंगी आती हैं, वो मरीज़ को लानी पड़ती है। अगर मरीज़ को विशेष किसी जैसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है हमको किसी पर्टिकुलर सर्जरी में, तो वो इंस्ट्रूमेंट फिर लाना पड़ता है, वो थोड़ा सा महंगा आता है, वो डिपेंड करता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, ऐसा नहीं है। सुविधाओं के हिसाब से, जैसे अगर कोई प्राइवेट रूम में रुकेगा मरीज़ तो उसके लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जो जनरल वार्ड में रुकेगा तो उसके लिए सस्ती हो जाएंगी। बस इतना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सर, एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे कैंसर प्रिवेंशन के लिए उसका जीवन शैली किस तरह होनी चाहिए, खान पान किस तरह होना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है दो चीज़ें। एक तो नियमित व्यायाम, डेली एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। डेली एक्सरसाइज से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मजबूत होता है, हार्ट मजबूत होता है और हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। कैंसर से लड़ाई में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो डेली एक्सरसाइज हमको करनी है और हमको जो खान पान है वो हेल्दी डाइट लेनी है। खान पान बहुत अच्छा रखना है, जंक फूड नहीं खाना है हमें, और प्रिजर्व्ड फूड्स जो हैं वो भी नहीं खाने हैं, और जितना हो सके घर का बना खाना खाइए। आजकल इतना अखबारों में आ रहा है कि हर चीज़ में पॉल्यूशन है, दूध नकली, पनीर नकली, जो मुझे लगता है जो पकड़ा जा रहा है वो तो एक छोटा सा टिप ऑफ आइसबर्ग है। बिल्कुल। तो हम बाहर के खाने से बचें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हो सके कचरा ना जलाएं, क्योंकि वो कचरे का जो धुआं उठता है वो फाइनली हमारे ही अंदर जाकर कैंसर पैदा करता है। तो कचरा ना जलाएं, गंदगी ना फैलाएं, नियमित एक्सरसाइज करें और खान पान अपना अच्छा रखें, बस। सर, जो 50 या 60 साल की उम्र से ऊपर होते हैं तो उनकी जीवन शैली किस तरह होनी चाहिए? कौन कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए? क्या योगा का सहारा लेना चाहिए या प्राणायाम हुआ? बिल्कुल, योगा और प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी हैं। 60 साल से ऊपर के लोगों में क्या होता है कि जो खून की धमनियाँ होती हैं उनमें कैल्शियम जमा होने लग जाता है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। अगर ये लोग 60 के बाद नियमित एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो इस चीज़ में बहुत मदद मिलेगी। बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी, उससे हार्ट का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अपना दिमाग होता है ना, क्योंकि रिटायर हो जाते हैं, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम बीमार हैं, तो वो जो साइकोलॉजी डेवलप होती है उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो डेली एक्सरसाइज से हम उससे बाहर निकलेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अवसाद होने वाला होगा वो नहीं होगा। सर, बच्चों में भी कैंसर के मामले कई आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी मामले बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में बताइए, कौन कौन से कॉमन हैं बच्चों में, या उनका इलाज किस तरह किया जाता है? बच्चों में आमतौर पे ब्लड कैंसर जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। तो ब्लड कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से होता है। इसके अलावा कुछ एक ट्यूमर्स होते हैं, जैसे किडनी में विल्प्स ट्यूमर, नेफ्रोब्लास्टोमा, हेपेटोब्लास्टोमा लिवर में, इस तरह के जो स्पेशल वैरायटी के जो कैंसर्स होते हैं ये बच्चों में कॉमन होते हैं। ये आमतौर पे जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें फैमिली में कई लोगों में, कई परिवार के कई सदस्यों में कैंसर होता है। वो कोई ना कोई जर्म लाइन में जेनेटिक DNA में म्यूटेशन होता है, वो हर सदस्य में कैरी ऑन हो जाता है, इसलिए वो कैंसर होता है। तो आजकल जो नए टेस्ट हैं उनसे ये पता लगाना भी इजी हो गया है कि जो परिवार के और सदस्यों में कैंसर की संभावना कितनी है, तो वो हम पता लगा सकते हैं। हाँ। तो सर, अगर किसी के परिवार में कैंसर की हिस्ट्री रही है, किसी एक को कैंसर रहा है, तो क्या उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एक सदस्य के कैंसर होने से ये नहीं हो जाता कि दूसरे सदस्य का भी कैंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी घर में कोई एक व्यक्ति है जो कि गुटखा खाता है और उसके मुंह में कैंसर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के भी हुआ, क्योंकि वो कैंसर गुटखे की वजह से हुआ है। लेकिन मान लीजिए अनायास ही कोई कैंसर हो गया, एक के हुआ, जैसे मान लीजिए किसी की मौसी के हुआ, फिर उसकी मम्मी के भी हो गया, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए।
तो फिर एक दिमाग में एक बल्ब जलना चाहिए, कुछ ऐसा दिमाग में शंका उत्पन्न होनी चाहिए कि यार ऐसा हो गया तो क्यों ना हम कोई टेस्ट करा लें या किसी से मिल लें। तो ऐसे टाइम पे आप एक विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट सामने आएंगे और उसमें हम कैंसर के सामने आने से पहले ही उसको पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। सर, कोई भी अगर कैंसर मरीज आपके पास आता है तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में डर भी होगा, तो कौन से ऐसे सवाल हैं वो जो आमतौर पर आपसे पूछते हैं कि इससे कुछ होगा तो नहीं, या मैं ठीक रह पाऊंगा क्या, इस तरह के सवाल? हाँ, कई बार बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे कि मैं कितने साल तक ज़िंदा रहूँगा या मैं कितने साल तक ज़िंदा रहूँगी, ये जो सवाल है इसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि अब हम गणित के जो चीज़ों को प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, मतलब जो ऐसे कई सारे फार्मूलाज होते हैं जिनसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी निकाल के पेशेंट के सामने रख देंगे तो पेशेंट उसको समझ नहीं पाएगा और वो कई बार सही भी नहीं होता, तो फिर हम ऐसे घुमा फिरा के आंसर दे देते हैं। जैसे कि क्या सर ये सही है कि मरीज के विल पावर पे ज़्यादा डिपेंड करता है ये चीज़ कि वो कितने सालों तक जिएंगे, या ऐसा सीधे शब्दों में कहीं तो ऐसा सही नहीं है, लेकिन मरीज की विल पावर पे डिपेंड करता है कि सर्जरी से रिकवरी कितनी फास्ट होगी। ये तो 100% सही है। जिन पेशेंट्स में विल पावर बहुत अच्छी होती है, ऑपरेशन के बाद में उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन कैंसर मान लीजिए स्टेज 4 में चला गया, पूरी बॉडी में फैल गया, तो विल पावर से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। विल पावर से जो दवाइयों के कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन हम ये कहें कि लाइफ हम बढ़ा पाएंगे विल पावर से, उसमें थोड़ा सा अभी संशय है। सर, आपने बताया कि वो प्रोबेबिलिटी वाला टेस्ट होता है कि इससे हम पता लगा सकते हैं, तो कौन सा टेस्ट होता है वो और कौन से उसमें काम आता है? नहीं, वो तो हर चीज़ के लिए अलग है, हर स्टेज के लिए अलग है, हर कैंसर के लिए अलग है, हर वैरायटी के लिए अलग है, वो फिर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। हर कैंसर का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की फर्स्ट स्टेज की बात करें तो हम प्रोबेबिलिटी ये निकालते हैं कि 90% जो पेशेंट्स हैं वो 5 साल क्रॉस कर जाएंगे आराम से। अच्छा। और फिर 10 साल 15 साल भी आराम से क्रॉस कर जाएंगे। और अगर पूरी तरह से इलाज हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, सफल सर्जरी हो जाती है, उसके बाद 90% क्रॉस कर जाएंगे। 10% में ये होता है कि कैंसर कहीं ना कहीं वापस आ जाता है। हो सकता है जैसे जिस ब्रेस्ट में हो था उसी जगह वापस आ जाए, दूसरे ब्रेस्ट में आ जाए, या कहीं ना कहीं और बॉडी में, लिवर में कहीं और आ जाए, इस तरह की प्रोबेबिलिटी। सर, कौन से कैंसर में रीअकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं? कुछ एग्रेसिव वैरायटीज़ होती हैं कैंसर की, जैसे कि पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा या ब्रेस्ट में लोबुलर कार्सिनोमा, ऐसे मतलब ऐसे कई सारे कैंसर्स होते हैं जिनमें मेलानोमा, इनमें कैंसर के वापस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से जुड़ा? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें कैंसर से लड़ाई करनी है, कैंसर से हार नहीं माननी है, और आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और अगर हम टीम बनाकर लड़ाई करेंगे तो फिर 100% हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखिए। कैंसर जो है अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है, और आने वाले कुछ सालों में जो स्टेज 4 का कैंसर है उसका भी कुछ ना कुछ तोड़ निकल ही जाएगा, ऐसी आप आशा रखिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जाना कि सही समय पर सही इलाज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से सलाह लें, जांच कराएं और इलाज से पीछे ना हटें। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस गंभीर विषय को बहुत ही सरलता से हमें समझाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।